नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने इनको ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, कट्टर हिंदू प्रोफेसर। हमने इनको नाम रख रखो। स्वागत है साहब। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, सबसे बड़ी तो एक दुख की खबर हाथरस की है, और इतनी बड़ी खबर है कि देश की सबसे बड़ी खबर है। 123 के करीब जान जा चुकी हैं और कितने लोग घायल हैं, और स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्रोफेसर साहब, कहाँ चूक रहेगी, कहाँ कमी रहेगी, क्या मानो आप? देखो साहब, इसमें हम तो सीधी प्रथम दृष्टता एक ही बात कहेंगे कि प्रशासन की पूरी लापरवाही है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अब इस तरह की कई वीडियो और कई एविडेंस आ रहे हैं। हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन जो मैंने ट्विटर के माध्यम से देखा है, आजकल यही माध्यम है, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो होता क्या है कि प्रशासन से जो ये साधु लोग हैं परमिशन लेते हैं, मान लीजिए 10,000 की भीड़ की, और भीड़ वहाँ हो जाती है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 की, और उस हिसाब से इंतजामात जो है वो नहीं हो पाते। तो फिर क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए, वैसे तो ज़्यादातर तो ये होता है कि 10,000 की भीड़ में 50,000 आदमी आ गया, सत्संग खत्म हुआ, आदमी चला गया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं कोई भगदड़ मच गई, कोई घटना हो गई, तो उसमें अव्यवस्था फैल जाती है, उसमें फिर चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती। और इस बार जो हाथरस में हुआ वो यही हुआ। उससे पहले इन्हीं बाबा जी के प्रोग्राम जयपुर में बता रहे 1.5 लाख का प्रोग्राम हो गया था, जबकि परमिशन 20,000 की थी। फर्रुखाबाद में बता रहे हैं एक प्रोग्राम जो है उसमें परमिशन थी मात्र 1,000 लोगों की, और वहाँ 80,000 की भीड़ हो गई। तो पहले भी हुए प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज़ और सामने आ रही है, हमें ज़्यादातर लोग जो है बहुजन समाज के लोग हैं। सारे वही हैं, इसीलिए तो पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देता। मैं भी यही बात आपसे कहना चाह रहा था, फिर आप कहते कि आप जो है घुमा फिरा के बहुजन पे ही आ जाओ। अगर वहाँ पे मान लीजिए कोई अमीर आदमी होता, ठीक है, धन्ना सेठ लोग होते, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धन्ना सेठ लोग होते, तो पुलिस प्रशासन जो है चाक चौबंद रहता। अब बताओ, अंबानी के लड़के की शादी हो रही तो पूरा प्रशासन वहाँ लग जाता है कि नहीं लग जाता है? या प्रधानमंत्री जी का कोई प्रोग्राम होता है तो पूरा एरिया सीज हो जाता है। या किसी बड़े बिजनेसमैन का कोई प्रोग्राम होता है, बड़े नेता के बेटे का कोई प्रोग्राम होता है, तो सब सीज हो जाता है, बिल्कुल दुरुस्त रहता है प्रशासन। अब चूंकि यहाँ कौन थे, सारे बहुजन साथी थे, सारे गरीब तबके के ज़्यादातर महिलाएं थी, महिला और बच्चे थे, बुजुर्ग थे। तो अब पुलिस प्रशासन ने सोचा कि चलो भैया, वो गरीब तबके के लोग हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, इनके लिए क्या व्यवस्थाएं करना। समस्या तो यही है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी संवेदना व्यक्त कर चुकी हैं ऑलरेडी, पहले ही एक दो यानी कल या परसों उन्होंने ट्विटर पे अपनी जो है संवेदना यहाँ पे व्यक्त कर दी हैं। तो कि मैं आपकी जानकारी की नहीं है बता दे रहा हूँ, शायद आप हमारे दर्शकगण को मालूम ना हो। ये बहन जी ने भी संवेदनाएं व्यक्त करी हैं, और इसमें एक और अपडेट मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कल जो है वो राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचे। इस तरीके से जो खबर आ रही है, क्योंकि जब से राहुल गांधी जी को नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो लगातार अब ऐसा नहीं है कि वो सदन में ही रहेंगे, संसद में ही रहेंगे, वो अभी भी जमीन पे हैं। जो यात्रा वगैरह वाला जो कार्यक्रम है, तो मेरो अगलो सवाल गई हो, हम जो चर्चा हाथरस पे कर रहे हैं, लेकिन मेरो अगलो सवाल गई हो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो अब भी जारी है। बिल्कुल जारी है। दर्शक और हम भी ये सोच रहे हैं कि यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन यात्रा अब भी जारी है। बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। और आज मैं दर्शकों को बताऊं, जीटीवी नगर में जो हमारे दलित और जो मजदूर थे जीटीवी नगर में, श्रमिक लोग, तो उनसे राहुल गांधी जी ने मुलाकात करी और उनकी समस्याएं सुनी। क्योंकि संसद अब फिर से शुरू होने वाली है, जुलाई के आखिरी हफ्ते में संसद का सत्र फिर शुरू होगा, मानसून सत्र। उसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। तो राहुल गांधी जी अब लगभग 10-15 दिन ये यात्रा पे रहेंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलेंगे। और चूंकि नेता विपक्ष है और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है, और संविधान को बचाने की भी जिम्मेदारी उन्हीं को मिली है, और संविधान के नाम पे जो वोट है बहुजन साथियों ने बड़ा भरोसा करके उन्हें दिया है।
इस बात को तो आप भी मानेंगे कि बिना बहुजन साथियों के, बिना बहुजन समाज के वोट के इंडिया गठबंधन इतना मजबूत नहीं होता। तो अब राहुल गांधी चूंकि विपक्ष के नेता हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ चुकी है। तो कल वो हाथरस भी जाएंगे और जो परिवार है उनसे वो शायद मुलाकात भी करेंगे, और इसके अलावा जो और भी तमाम वर्ग है तो उनसे भी वो एक एक दिन, दो दो दिन में उनका शेड्यूल बन रहा है। जैसे आज जीटीबी नगर में श्रमिकों से उन्होंने मुलाकात करी, और कई जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो श्रम कानून को लेके एक चीज़ और है, श्रम कानून में मैं आप लोगों को बताऊं, मजदूरी की जो है वो एक क्लॉज था कि मिनिमम वेज का मतलब होता है कि न्यूनतम जो आपको एक दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए, उसके लिए एक कानून बनाया गया था, और इस कानून को सरकार ने कोविड की आड़ में ख़त्म कर दिया था। और मजदूरी का जो समय है 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया था। तो इस विषय में भी चर्चा हो रही है, और इसको लेके राहुल गांधी जी संसद में सरकार से और प्रधानमंत्री जी से सवाल भी करेंगे कि साहब जो 8 घंटे की तय समय सीमा थी उसको बढ़ा के आपने 12 घंटे क्यों कर दिया, और 12 घंटे अगर कर रहे हो तो मजदूर को ओवर टाइम मिलना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात है। क्या हम लोगों को मालूम ही ना है कि क्या क्या चर्चा चल रही है और क्या बात पे बात बन रही है और क्या है वो और क्या होने वाला है। तो आपने की जो बड़ी जानकारी दी है कि मजदूर को जो टाइम हो 8 घंटा को वागू 12 घंटा कर दियोगे, और वहाँ में और भी तब्दीली वहाँ में करी गई। अब राहुल गांधी आने वाले सत्र में या पर जोरदार तरीका से यह मुद्दा को उठाएंगे और प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे। और इसमें और बात है, जो इसमें ईएसआई की सुविधा मिलती है, ईएसआई अस्पताल लगभग हर ज़िले में है, तो वो सुविधाएं भी जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, कंपनी है, उन्होंने देनी बंद कर दी एम्प्लॉय को। एक बहुत बड़ी इसमें और सवाल है, इसको भी हम लोग रखेंगे राहुल जी के सामने कि वो कहा जाए कि आजकल जो कंपनियां हैं जिसमें हमारे ज़्यादातर छोटी फैक्ट्रियों में, आप जानते हो बहुजन समाज जो हमारा है, दलित है, ओबीसी है, जो पिछड़ा समाज है, यही लोग बेचारे नौकरी करते हैं। अब इन लोगों को ना तो ईएसआई सुविधा देते हैं, ना इन लोगों को पीएफ मिल रहा है, ना इनकी तनख्वाह बढ़ रही है। और वो क्यों? क्योंकि ये लोग कंपनी के पेरोल पे नहीं है, ये थर्ड पार्टी के थ्रू इन्हें जो है तनख्वाह दी जाती है। तो इसको लेके भी सवाल किया जाएगा कि डायरेक्ट कंपनी इनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं डालती है, थर्ड पार्टी के थ्रू इनको भाड़े पे, ठेके पे क्यों रखा जा रहा है। एक जो ठेकेदारी जो सिस्टम है, ठेके पे चाहे मजदूर रखना, चाहे ठेके पे टीचर रखना, चाहे ठेके पे क्लर्क रखना, इस सिस्टम के लिए भी सवाल अभी किए गए थे संसद में, और इस पे जो है तीखी बहस भी होने वाली है। इस सरकार में जो है ये ठेका सिस्टम ये ख़त्म होना चाहिए। जो सरकारी नौकरियां हैं, जो 30 लाख पद जो खाली हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं लगभग 70% जो पद हैं वो बहुजन साथियों के खाली हैं, 70%। यानी कि आप मान के चलो 30 लाख में से 20 लाख जो नौकरियां हैं वो आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज की खाली है, जिसको बीजेपी भरना नहीं चाह रही। और यही बात अखिलेश यादव जी ने भी कही थी कि जो ये पेपर लीक हो रहे हैं ये सरकार जानबूझ के करवा रही है। पेपर लीक क्यों करवा रही है? क्योंकि सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं कौन देते हैं? आरक्षित वर्ग के बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे। अब अगर वो पेपर क्लियर कर लेंगे तो उन्हें सरकार को नौकरी देनी पड़ेगी, और सरकार अगर उन्हें नौकरी देगी तो आरक्षण भी देना पड़ेगा, और सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती है। तो अब देख लो हम लोगों की बात कहाँ से कहाँ आ गई। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पे जो पूरे बहुजन समाज है उसको एकजुट होकर सोचना चाहिए कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो कहीं मूल धारा से अलग ना चली। आने वाली पीढ़ी कहीं मूल धारा से भटक ना जाए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सीधम सट कह दी है। अब बात तो बिल्कुल खरी गई है। अब हमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है कि तो समझने की बात है। और आप सब लोग तो सब पढ़े लिखे काबिल हो, और जो कछु पढ़े लिखे ना हैं तो घर में 2-4 पढ़े लिखे तो ज़रूर है। तो यहाँ पे भी गौर करने की ज़रूरत है। क्यों कि आगे को भविष्य है, यूँ बालगन को भविष्य बिगड़ ना जाए, यूँ संविधान की रक्षा हो, यूँ इनकी का है निकल लेंगे। नुकसान कौन को? बहुजन समाज को। तो बहुजन समाज
बिल्कुल टकटकी लगा के बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए कानून पे टकटकी लगा के बैठो हुआ और वाह हिलन नहीं देखो। अभी के नहीं आ, बस इतना ही, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ, देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत फिर धन्यवाद। दोबारा नई वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।